ओम साई राम दोस्त, स्पेशल टेक्नो से आपको स्वागत है। आज का टॉपिक में हम देखेंगे 2003 का एफएसपी जो प्रीवियस पेपर है उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम 2001 का किए थे, 2000 का नहीं किए थे, 2000 का उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो 2003 में आपका जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन जो है ये आपका प्रैक्टिकल बेस का क्वेश्चन है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अभी का स्टैंडर्ड में ये आपको समझ में आएगा तो आपका माइंड में ये क्लियरिटी रहेगा कि हाँ मैं कंप्लीट कर दिया हूँ, और क्वेश्चन भी इसमें 20-30% आता है, तो इसलिए आपको थोड़ा फंडामेंटल जो है उसको क्लियर होना है। ठीक है, तो हम एक एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और उसके साथ साथ क्या रिलेटिव है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा वीडियो थोड़ा आपका लंबा होता है, लेकिन आप एक बार पूरा कंप्लीट कर दो, और कंप्लीट करने के बाद ना थोड़ा आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब आप रिव्यू करेंगे, उसके बाद आप जब प्रिपेयर करेंगे तो ऐसे नहीं करना है कि पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, तो उसमें आपका कुछ डाउट है आप अपने से देखिए कि आपको मतलब कौन सा क्वेश्चन डाउट है, आप कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर सकते हो। ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन को आपका जो कन्फ्यूजन टाइप का आपका अंदर आता है कि ये मेरा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, उसको आप टिक मतलब उसको आप रिमार्क कर दीजिए। ठीक है, मार्क कर दीजिए, और जब आपका रिव्यू टाइम आएगा, जब आप कुछ रिव्यू करते हैं, तो रिव्यू टाइम में आपको क्या करना है, आपको बस सिर्फ जो क्वेश्चन आपका डाउटेबल क्वेश्चन है उसको देखना है। ठीक है, और जो भी फंडामेंटल जो भी बहुत इजी है, आपको ये एग्जाम में आपका गलत नहीं होगा, वो फंडामेंटल क्लियर हो गया, उस क्वेश्चन को आपको छोड़ना है। ठीक है, ठीक है था। देन ये देखिए, द एसेस्ड लाइफ, फर्स्ट क्वेश्चन है द एसेस्ड लाइफ ऑफ ए परमानेंट बिल्डिंग फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन इज टेकन एज। ठीक है, तो कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन मतलब क्या है? देखिए, डेप्रिसिएशन मतलब कोई भी आप एक न्यू प्रोडक्ट का कुछ टाइम जब उसका बढ़ता है तो आपका जो लाइफ पीरियड उसका घटता है। ठीक है, ऐसा ही एक आपका बिल्डिंग का दिया है। मान के चलो कि बिल्डिंग फर्स्ट आप प्रिपेयर किए 2020 में। ठीक है, 2020 में जैसे आप प्रिपेयर किए, तो जब उसका पीरियड बढ़ता जाएगा तो उसका कंडीशन ख़राब होता जाएगा। तो जब खराब होता जाएगा तो उसका जो वैल्यू है फर्स्ट जो आपका न्यू बिल्डिंग का जितना वैल्यू है, जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा उसका वैल्यू उस हिसाब से घटेगा। ठीक है, तो हमारा फैक्ट्री में क्या है, हमारा फैक्ट्री में जो भी बिल्डिंग बना है तो उसको एक फैक्ट्री का रूल हिसाब से तो हमको चलना पड़ता है। तो फैक्ट्री का रूल हिसाब से एक बिल्डिंग का लाइफ पीरियड कितना है, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछता है। और डेप्रिसिएशन चार्ज मतलब वो साल में कितना उसका जो वैल्यू है घटता है। ठीक है, तो उस टाइप का आपको ये क्वेश्चन दिया है, वो हो गया आपका डेप्रिसिएशन। क्लियर है डेप्रिसिएशन क्या है और समझ में आ गया डेप्रिसिएशन। देन बिल्डिंग का ये डेप्रिसिएशन पसा है एक परमानेंट बिल्डिंग। ठीक है, परमानेंट बिल्डिंग, एक टेम्पोररी बिल्डिंग होता है, एक परमानेंट बिल्डिंग होता है। जो भी परमानेंट बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन पूछा है, तो जो परमानेंट बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना है और उसमें कैसा एसेस्ड ऑफ लाइफ, ठीक है, और लाइफ कितना है। ठीक है, देखिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज और लाइफ ये दोनों को मैं आपको बता दूंगा कि डेप्रिसिएशन क्या है और आपका लाइफ क्या है। तो लाइफ है आपका बिल्डिंग का लाइफ होगा तो आपको 60 ईयर मानना है। ठीक है, आपका जो बिल्डिंग का लाइफ है वो 60 लाइफ है, और 60 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, देन ये डेप्रिसिएशन क्या है, मान के चलो इसका आपको दिया है कि बिल्डिंग का मान के चलो उसका एसेस्ड ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 ईयर है। ठीक है, तो उसका एक साल में कितना आता है, ये मान के चलो पूरा जितना भी टोटल वैल्यू उसको आप परसेंटेज में काउंट कर दिए, मान के चलो 100% है। ठीक है, तो 100/60 कर दिए तो एक साल में आपका परसेंट आ गया। तो 100/60 करते तो कितना आता है, 100/60 आप कर दिए तो कितना आता है 2 3 एंड 2 5/3 आता है। ठीक है, लगभग 5/3 आता है। तो 5/3 आप जैसे कि आप करेंगे 3 20 3 6 8 2 20 1.66। ठीक है, ये आएगा। तो ये जो आपका वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आपका डेप्रिसिएशन चार्ज है। तो आपका जो डेप्रिसिएशन है 1.6 है। ठीक है, तो ये इस टाइप का बिल्डिंग का है। तो उसका रिलेटिव क्या है, आपका ऐसे भी क्वेश्चन आता है किसी का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं है, तो आपका आंसर होगा लैंड। लैंड एक ऐसी चीज़ है, लैंड का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। जब उसका टाइम बढ़ता जाएगा उसका वैल्यू बढ़ता है, उसका वैल्यू घटता नहीं है। ठीक है, लैंड एक ऐसी चीज़ है आपका वैल्यू बढ़ता है, इसलिए आपका जो लैंड का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं है। समझ में आ गया। देन
आपको एक सिस्टमेटिक में डेप्रिसिएशन में एक क्वेश्चन आता है जरूर, ठीक है, 2 क्वेश्चन का लगभग आता है, लेकिन एक क्वेश्चन 100% वो डेप्रिसिएशन में देता है। तो डेप्रिसिएशन का कुछ वैल्यू का कुछ आइटम दिए है, उसका वैल्यू का डेप्रिसिएशन वैल्यू वो पूछता है, ठीक है। तो उसका जैसे कि आपका एक इंक्रीमेंट ऑर्डर से आप याद करेंगे तो आपको ज़्यादा आसान से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका मान के चलो 5% किसका डिप्रिसिएशन चार्ज है, ठीक है, और 6.25 आता है, बस 6.2/3, ठीक है, और 6.4% है, और 10% है, एंड 15% है, एंड 20% है। तो ये सब डेप्रिसिएशन में वैल्यू लिख दिया, ठीक है। तो 5% डेप्रिसिएशन किसका है, तो 5% डेप्रिसिएशन जो वैल्यू है, ठीक है, वो है ऑल फैन, ठीक है, ऑल फैन का। फैन मतलब देखिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, मतलब लेट होता है, तो आप इस वीडियो को देख के पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो 5% है ये आपका ब्लू बुक में दिया है, रेफर 49 पेज में, ठीक है। तो ये जो आपका 5% है ऑल फैन। ऑल फैन मतलब क्या है, आपका फैन मान के चलो एक क्वार्टर फैन दिया है, ठीक है, क्वार्टर में आपका जो फैन यूज होता है क्वार्टर फैन है, एक एग्जस्ट फैन है, आपका एग्जस्ट में जो फैक्ट्री हो गया आपका, मतलब फैक्ट्री में ज़्यादातर जो एग्जस्ट फैन हो जाता है वो एग्जस्ट फैन हो गया, ठीक है, और आपका जो हाई स्पीड फैन है, ठीक है, और ये जो क्वार्टर फैन है, आपका स्टेट का फैन है, जितना भी आपका पेडेस्टल फैन है, फैन का आएगा, तो आपका जो फैन का और फैन का जो भी आप आ रहा है वो फैन का आपका 5% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, ठीक है। 5% डेप्रिसिएशन चार्ज मतलब उसका जो लाइफ पीरियड है 20 ईयर है, समझ में आ गया है। देन ये 5% हो गया आपका फैन का, और फैन देगा, उसके साथ साथ आपका इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ये भी आ जाएगा, ठीक है। देन 6.2/3% ये किसी का डेप्रिसिएशन चार्ज है। जो है हमारा हाई स्पीड स्विंग मशीन का ये 6.2/3% है, ठीक है, और 6.4% देखिए ब्लू बुक के 64% लिख दिया है, लेकिन 6.4% है वो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन समथिंग दिया है, मतलब कुछ कैटेगरी दिया है उसका है, ठीक है, 6.4%। और 10% किसी का है, 10% जो चार्ज है वो किसका है, आपका जैसे कि एसी हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वो आपका 10% में जाता है, ठीक है, 10%। और 15% में किसका है, 15% में आपका जाता है जैसे कंप्यूटर, ठीक है, वो ब्लू बुक में नहीं दिया है, ऐड कर देना आपको, 15% वो कंप्यूटर का होता है, और 20% किसका होता है, जितना भी आपका जो भी ट्रैक्टर हो गया, आपका मोटर व्हीकल हो गया, ठीक है, जो मतलब बहुत बड़ा बड़ा जो उसमें जो चीज़ आता है वो लगभग 20% में आता है, ठीक है। ये था आपका डिटेल से डेप्रिसिएशन का, ठीक है। तो इस डेप्रिसिएशन को आपको थोड़ा पढ़ना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, सेकंड नंबर क्वेश्चन ये पूछा है कि एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड चार्जेस एंड वेरिएबल ओवरहेड चार्जेस, ठीक है। मैं आपको क्लास में थ्योरी क्लास में बता दिया था कि आपका वेरिएबल ओवरहेड चार्जेस का एग्जाम्पल क्या क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज का एग्जाम्पल क्या है। तो आपको माइंड में सेट करना है फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज मतलब जो चार्ज आपका फिक्स रहता है, ठीक है, और ये एनुअली चेंज होता है, ठीक है, एनुअली चेंज होता है। जैसे कि आपका डीए वो एनुअली चेंज मतलब वो उसका जो कैलकुलेशन करते हैं एस्टिमेट, वो साल में एक बार ही कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन जो चेंज होगा फाइनेंशियल ईयर के बाद चेंज होगा, ठीक है, वो हो गया फिक्स, ठीक है। आपका सैलरी है, सैलरी जब आपको एक डिपार्टमेंट आपको देता है, ऑर्डिनेंस फैक्टर आपको जब सैलरी देता है, वो जब काउंट करता है फाइनेंशियल पहले, वो आपका एक बेसिक लेके काउंट करता है, ठीक है, वो भी आपका जाता है सैलरी जो जाता है फिक्स ओवरहेड। तो आपको माइंड में आता होगा कि यार आपका जो सैलरी है तो 6 महीना में चेंज हो जाता है, कभी बेसिक कभी डीए लगा तो चेंज हो जाएगा, वो वेरिएबल आएगा, ऐसे नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे चीज़ है आपका एक कांस्टेंट मतलब माना जाता है, वो हो गया आपका फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फिक्स ओवरहेड चार्ज में मैं आपको बता दिया था पूरा एग्जाम्पल, फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज का एग्जाम्पल में क्या बताया था आपका, जैसे कि रेमुनेशन हो गया, सैलरी हो गया, ठीक है, जियो एनजीओ एनआईज का जितना भी सैलरी है वो हो गया। तो आइज का जो है, आइज का क्या क्या है, उनका जो एचआरए मिल रहा है, उनको जो
अलाउंस जो भी मिल रहा है TA HRA, ठीक है, ये अलाउंस जो हो गया ये आपका फिक्स्ड चार्ज में आता है। और एक मान के चलो मेंटेनेंस में क्वेश्चन आता है, मेंटेनेंस अगर आप जब हैवी मेंटेनेंस आता है तब आपका क्या है कि हैवी मेंटेनेंस में आपका हाई वैल्यू यूज होता है, तो हाई वैल्यू यूज करने के लिए आप सब्सिक्वेंट ईयर में डिवाइड कर रहे थे, उसको डिफर्ड रेवेन्यू बोल रहे थे। जो आपका जो हैवी मेंटेनेंस आएगा वो भी फिक्स्ड चार्ज में आएगा, ठीक है। तो ये सब फिक्स्ड चार्ज का एग्जाम्पल है। और आप भी देख सकते हैं कि आपका जो वर्क ऑर्डर सीरीज है, वन वर्क ऑर्डर सीरीज में जो भी कुछ है वो फिक्स्ड ओवरहेड है, तो उसको आप देखना है कि वन वर्क ऑर्डर में क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो उसको थोड़ा आप ध्यान रखना है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फिक्स्ड ओवरहेड में आपको ध्यान रखना है। इसमें एक क्वेश्चन 100% आता है कि ये जो चार्ज है ये किस चार्ज का, फिक्स्ड ओवरहेड की वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल ये दोनों के लिए वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वेरिएबल ओवरहेड चार्ज ऐसे ही है। एक वेरिएबल ओवरहेड चार्ज का आपका एग्जांपल क्या क्या है, देखिए वेरिएबल ओवरहेड में ये आपको बताया था कि जो फैक्ट्री हमको जो भी फैसिलिटी देता है, ठीक है, फैसिलिटी देता है और कुछ सर्विस देता है, वो हो गया आपका वेरिएबल ओवरहेड में आता है। जैसे कि फैसिलिटी, जैसे कि आपको सिक्योरिटी हो गया, सुपरविजन हो गया, ठीक है, ये सब आपको देता है, क्या फैसिलिटी देता है, ठीक है। और कुछ देता है सर्विस में, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक हो गया, आपका वाटर हो गया, ठीक है, आपका गैस हो गया। तो ये जो देता है ये आपका जो है मतलब टोटल वेरिएबल ओवरहेड में आता है, ठीक है। और आइज का वेरिएबल ओवरहेड में ओटी बोनस, ओटी हो गया, ये सब जो चीज़ है जो मंथली वो चेंज होता है, ठीक है, वो आपका वेरिएबल ओवरहेड में आता है, ठीक है। तो जो वेरिएबल ओवरहेड है और फिक्स्ड ओवरहेड है ये आपको एक चार्ट प्रिपेयर कर देना है अपने से, और फिक्स्ड ओवरहेड में जो चीज़ है आपको याद करना है, और जो वेरिएबल ओवरहेड चीज़ है उसको याद करने के लिए आप एक टेबल, 2 टेबल बना के आप उसको क्लेरिफाई कर दो, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जहां पर क्वेश्चन वो देता है, उस क्वेश्चन को आपको पूरा बेस का अंदर जाना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा तो एग्जाम में आपका डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के लिए ये आपको करना है, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज में क्या क्या जाता है, वेरिएबल ओवरहेड में क्या क्या जाता है। देन यह आपको देखिए फिक्स चार्ज में एग्जाम्पल दिया है कि इसमें कुछ 4 ऑप्शन दिया है, उसमें एग्जाम्पल फिक्स ओवर चार्ज क्या है, वेरिएबल ओवर चार्ज क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि पे ऑफ जियो एनजीओ एनआईज, ये फिक्स्ड ओवरहेड है, ये 100% ठीक है। ये फिक्स्ड ओवरहेड में आपका जो पे जियो एनजीओ एनआईज का जाता है। व्हाइल टूल्स ऑफ जनरल शॉप यूज इन वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है, आपका जो टूल जनरल शॉप में आपका टूल यूज होता है, ठीक है, वो वेरिएबल ओवरहेड आता है, ठीक है। देख मान के चलो टूल यूज होता है, टूल का जो वैल्यू है, ठीक है, और अब मान के चलो इस काम करते टाइम में एक खराब हो गया, कि कितना खराब किया होता है ये तो आपको पता नहीं चलेगा ना। तो जो जनरल शॉप में आपको जो टूल यूज होता है वो आपका वेरिएबल ओवरहेड में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देन सेकेंड बिट क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, आपका ट्रेनिंग का जो खर्च है, ट्रेनिंग का जो एक्सपेंडिचर है वो फिक्स्ड ओवरहेड में आता है, ठीक है। ये आपका ठीक है कि एक ट्रेनिंग का है, मान के चलो आप ट्रेनिंग जाते हैं तो आपको जो पेमेंट जो अमाउंट है वो फिक्स रहता है, ठीक है। तो ये आपको फिक्स्ड ओवरहेड हो गया। देन ओवर टाइम बोनस, ओवर टाइम जो बोनस है, ये जो चीज़ है ओवर टाइम बोनस, ये क्या कि हर मंथली आपको चेंज होता है, ये वेरिएबल ओवरहेड है। तो ये जो चीज़ है ये आपको ये भी करेक्ट है, ठीक है। ट्रेनिंग फिक्स्ड ओवरहेड है, ओवर टाइम ये वेरिएबल ओवरहेड है। तो ये ऑप्शन बी भी आपको, ऑप्शन 2 भी आपको करेक्ट लग रहा है। देन ऑप्शन 3 और हो जाए तो ऑप्शन 3 में क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन चार्जेस फॉर बिल्डिंग फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। तो जो फिक्स्ड ओवरहेड किसको बोलता है, डेप्रिसिएशन चार्जेस, ठीक है। ये जो डेप्रिसिएशन चार्जेस ऑफ बिल्डिंग को फिक्स्ड ओवरहेड मान रहा है, और जनरल शॉप ऑफ लेबर, ठीक है, और जो लेबर है वो लेबर को वेरिएबल ओवरहेड मान रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन जो सी नंबर, ऑप्शन जो 3rd नंबर है आपका जो डेप्रिसिएशन चार्जेस, तो एक डेप्रिसिएशन चार्जेस फिक्स रहता है। मैं आपको अभी बताया कि एक बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन चार्जेस मतलब आपका एक कांस्टेंट एक फिक्स रहता है कि आपको साल में इतना कटना है, तो ये हो गया आपका फिक्स्ड ओवरहेड है, तो ये आपको ठीक है। तो और जनरल शॉप में जो लेबर है, लेबर का जनरल शॉप में वेरी करता है, वो वेरिएबल ओवरहेड है, तो ये 3 ठीक हो गया। देन 4 नंबर है एक्सपेंडिचर ऑफ R&D, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एक्सपेंडिचर है ये वेरिएबल ओवरहेड है। नहीं, ये आपको गलत है कि आपको जो रिसर्च
रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो उसका आपको कुछ अमाउंट फिक्स किया गया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इतना एक्सपेंडिचर आपको करना है, ठीक है। तो उसका अंदर में आपको एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है। तो ये हो गया आपका जो वेरिएबल ओवरहेड है, तो ये आपको ये जो 4 नंबर पॉइंट गलत है, ठीक है। और व्हाइल स्क्रैप एंड सरप्लस ऑफ कंपोनेंट, ये फिक्स्ड ओवरहेड ये भी आपका गलत है, ठीक है। जो स्क्रैप एंड सरप्लस कंपोनेंट है, सरप्लस एंड स्क्रैप का कंपोनेंट का उसका कुछ फिक्स्ड ओवरहेड नहीं रहता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन जो 4 नंबर ये गलत हो गया। तो 1 2 3 आपका करेक्ट है ये, ठीक है। तो इसमें दिया है देखिए ए नंबर में ऑल 4 स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, 4 आर फॉल्स, ठीक है। ये 4 फॉल्स और 4 फॉल्स है और सब ठीक है। ऑल 4 स्टेटमेंट आर ट्रू, तो मतलब ये सब ट्रू बताया कि ऑल 4 स्टेटमेंट आर ट्रू। देन बी ऑप्शन दिया 1 2 3 आर ट्रू एंड 2 एंड 4 आपका फॉल्स, सॉरी ये ऑप्शन बी दिया है, ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर ट्रू दिया है, ठीक है। ये ऑप्शन बी का है, ठीक है। ऑप्शन बी का ये है 1 2 एंड 3 आर फॉल्स है, मतलब 1 3 आर ट्रू है और 2 एंड 4 आर फॉल्स है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। और ये जो है आपका ये भी ऑल स्टेट में ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी में 1 2 3 आर ट्रू, तो ये 3 ट्रू है और 4 फॉल्स है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, क्या है, प्रिंसिपल आइटम ऑफ प्रोडक्शन विल कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट। देखिए प्रिंसिपल आइटम मतलब क्या है, प्रिंसिपल आइटम मतलब आपका जितना भी जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, उसका जो वैल्यू है, उसका जो आपका प्रोडक्शन 75% मिनिमम होना चाहिए। तो प्रिंसिपल आइटम है जो 75% वो मिनिमम होना चाहिए। तो जो प्रिंसिपल आइटम ऑफ प्रोडक्शन विल बी कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट, तो 75% है, ठीक है। तो 75% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, तो ये आपको आंसर होगा ए। देन 4th नंबर क्वेश्चन, लॉस ऑफ स्टोर, हाँ, लॉस ऑफ स्टोर ड्यू टू डैश हैव टू बी रेगुलाइज्ड द फाइंडिंग ऑफ बोर्ड इंक्वायरीज, ठीक है। तो ये नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा ये प्रैक्टिकल लेवल क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा थिंकिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए लॉस ऑफ स्टोर, स्टोर का जब लॉस होता है, ठीक है, टू डैश have to be regularized, ठीक है, have to be regularized with finding of a board of inquiries, ठीक है। तो लॉस ऑफ स्टोर ड्यू टू डैश मतलब ये कुछ कंडीशन दिया है, तो उसका जो लॉस ऑफ स्टोर ड्यू टू डैश हैव टू बी रेगुलाइज, उसको रेगुलाइज किया जाता है। रेगुलाइज क्या मतलब, रेगुलाइज करना मतलब वो जो मतलब जो भी लॉस हो गया उसको एक मैनेजमेंट आपको कंसिडर करे, ठीक है, वो लॉस हो गया तो उसको मतलब वो क्या कि रेगुलाइज करता है, वो लॉस के रूप माना जाता है। तो उसको क्या कि माइनस एक मतलब आपका एनुअल अकाउंट से उसको माइनस किया जाता है। तो उसमें जो लॉस है वो लॉस स्टेटमेंट में देखा जाता है। तो जब लॉस स्टेटमेंट में उसको हो गया तो वो रेगुलाइज बोला जाता है, ठीक है। तो रेगुलाइज विथ द फाइंडिंग ऑफ बोर्ड ऑफ इंक्वायरीज, ठीक है। तो ये कंडीशन दिया है सस्पेक्टेड थेफ्ट फ्रॉड एंड नेग्लेक्ट, ठीक है। थेफ्ट मतलब वो चोरी करके ले गया कोई, ठीक है। फ्रॉड मतलब क्या है, फ्रॉड मतलब एक है, मान के चलो ये आपका जो चीज़ आपका 10 रुपया है, मान के चलो आपका पेन का जो है दाम है उनका 10 रुपया है, ठीक है। आप उनको मतलब मार्केट में गए, आपको वो 20 रुपये में दे दिया है, ठीक है। तब जब वो 20 रुपये में देता है लेकिन 15 रुपये का चीज़ वो 20 रुपये का देता है, तो ये आपको हो गया फ्रॉड टाइप का, ठीक है। उस टाइप का है फ्रॉड एंड नेग्लेक्ट, ठीक है। नेग्लेक्ट मतलब क्या है, कोई भी चीज़ मान के चलो एक ऐसे चीज़ है, आपका मान के चलो एग्जांपल मैं लेता हूँ आपका सीमेंट है, ठीक है। सीमेंट एक ऐसे चीज़ है, उसको आप एयर में लेकिन वाटर में रख रहे तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन उसको एक सेफ्टी प्लेस में रखना चाहिए। लेकिन आपका कुछ जब सीमेंट आपको फैक्ट्री में आया है तो आप बाहर रख लिए, ठीक है। तो बाहर आपका नेग्लिजेंस वजह से रख लिए तो वो ख़राब हो जा रहा है, तो वो हो गया आपका नेग्लेक्ट, ठीक है। तो उस वजह से जो हो रहा है सस्पेक्टेड थेफ्ट, मतलब कि सस्पेक्टेड मतलब थेफ्ट मतलब ये आप के संदेह करते हैं वो चोरी हो गया है, आपका जो मटेरियल को स्टोर है वो चोरी हो गया है, ठीक है। वो उस टाइप का कंडीशन में, ये जो 4 कंडीशन में है, तो ये 4 कंडीशन में आपको रेगुलाइज बोर्ड करता है क्या,
हाँ ठीक है, और एनी रीजन ऑफ व्हाट एवर सोवरी, कोई भी रीजन होता है तो आपको बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बैठ के उसको रेगुलाइज करते हैं क्या। और थर्ड कंडीशन में दिया है एनी रीजन इंक्लूडिंग इवापोरेशन, स्पाइलेज एंड सच ऑथराइज्ड टेक्निकल रीजन। देखिए एनी रीजन इंक्लूडिंग इवापोरेशन, इवापोरेशन मतलब एनी रीजन ऑफ इवापोरेशन, मान के चलो आप पेट्रोल रखे हैं तो पेट्रोल क्या है कि वो आप कुछ कंडीशन में ऐसे होता है कि वो लीक होके इवापोरेट हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपका मतलब रेगुलाइज किया जाता है क्या, ठीक है। और स्पाइलेज एंड सच ऑथराइज्ड ऑफ टेक्निकल रीजन, ठीक है, और नॉन ऑफ दिस, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिया है। देखिए इसमें आपका एक फंडामेंटल चीज रहता है, आपका फैक्ट्री में कोई भी लॉस होता है, ठीक है, कोई भी लॉस होता है तो आपका फैक्ट्री ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बैठता है, ठीक है। इस टाइप का लॉस में होता है तो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी जरूर बैठता है, लेकिन बोर्ड ऑफ इंक्वायरी में आपका कोई भी मैटर जो भी होगा वो रेगुलाइज किया जाता है, ठीक है। वो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के पास ये एक पावर है, तो जब बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बैठता है ना तो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी ये हर चीज को व्हाट एवर सो भी जितना भी जो भी आपका प्रॉब्लम वजह से आपका लॉस हो गया है उसको रेगुलाइज किया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन बी है ये आपका आंसर है, ठीक है। देन 5 नंबर क्वेश्चन है एमसी नोट इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ, ठीक है, एमसी नोट, ठीक है, ये एमओ नहीं, एमसी नोट। एमसी नोट एक्चुअली क्या है कि मिलिट्री क्रेडिट नोट, ठीक है। एमसी जो फुल फॉर्म है, एमसी का फुल फॉर्म है मिलिट्री क्रेडिट नोट, ठीक है। एमसी का फुल फॉर्म है मिलिट्री क्रेडिट नोट। तो मिलिट्री क्रेडिट नोट का काम क्या है? देखिए मिलिट्री क्रेडिट नोट का काम है, ये एक डॉक्यूमेंट है, आपको जब मिलिट्री को आप सामान देते हैं, ठीक है, आप जब सामान देते हैं तो मिलिट्री के लिए आपका क्या रहता है कि कुछ जब रेलवे में आप ट्रांसफर करता है तो रेलवे में उनके लिए कुछ कंसेशन चार्ज रहता है, ठीक है। तो एमसी नोट का काम है, एमसी नोट डॉक्यूमेंट का काम है, जब आप फैक्ट्री मिलिट्री आर्मी एयरफोर्स नेवी किसी के लिए सामान भेजता है थ्रू ट्रेन में, तो आपका जो कंसेशन चार्ज है, जो ट्रांसपोर्ट जो फीस है वो कुछ कंसेशन किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपका एमसी नोट यूज होता है। तो उसमें ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन क्या दिया है, विथ व्हिच गुड्स आर ट्रांसपोर्ट एट कंसेशनल रेट बाय रेलवे, ठीक है। मान के चलो कुछ गुड्स, कुछ सामान आप ट्रांसपोर्टेड कर रहे हैं कुछ कंसेशन रेट पे, तो उसको एमसी नोट एक डॉक्यूमेंट है कि जो कंसेशन आपका रेलवे कंसेशन करता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए, मैं आपको ये बता दिया कि टर्म। देन ऑप्शन बी में आपका दिया था क्या, which can be given freely at the discretion of the manager, और मतलब मैनेजर आपका जो है, मैनेजर हिसाब से कुछ आप फ्री दे दिए, वो एमसी नोट है। एमसी नोट मतलब आपका ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। विद व्हिच रेलवे ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्री कॉस्ट, ये नहीं होगा, ठीक है। बी सी डी ए आपका करेक्ट है, हो गया। एमसी नोट क्या समझ में आ रहा है। देन 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी चार्ज ऑफ टू द प्रोडक्शन। देखिए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, पहले आपको पता होना चाहिए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या है। तो फैक्ट्री में क्या होता है, एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एक ऐसे रखा जाता है, मान के चलो हमारा फैक्ट्री में आपको डेवलप के लिए आप कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो डेवलप के लिए कुछ काम करते हैं, डेवलप करते तो फैक्ट्री में क्या होता है, जनरली डेवलप करना तो एक न्यू प्रोडक्ट बनाना है। जब आप न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं तो जब न्यू प्रोडक्ट केस में आपका क्या होता है, लॉस भी होता है और आप सक्सेस भी हो सकता है, ठीक है। सक्सेस फेल ये दोनों चीज़ रहता है, कोई भी चीज़ हम डेवलप करते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए आपका जब मतलब फेल हुआ कि सक्सेस हुआ कि कुछ हुआ, तो जो एक डेवलपमेंट जो चार्ज को वो क्या करते हैं कि आपका फैक्ट्री का एक अलग से हेड रखा जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए एक अलग से हेड रखा जाता है, और जब न्यू प्रोडक्ट आपको करना है तो फर्स्ट आपको क्या कि एक पायलट बैच बनाना पड़ता है। पायलट बैच मतलब आपको बहुत क्वांटिटी बनाना है तो एक स्मॉल क्वांटिटी पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद बैच प्रोडक्शन बनाना पड़ता है। बैच प्रोडक्शन मतलब क्या है कि जो स्मॉल क्वांटिटी बना उसको जो एक बैच कुछ लार्ज क्वांटिटी बनाने के लिए कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ आपका जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है उसका डेवलप करके आप बैच प्रोडक्शन बनाएंगे, तो उसके लिए कुछ खर्च होगा, ठीक है। उसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर माना जाता है।
समझ में आ गया डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब क्या है। तो आपका जो फैक्ट्री डेवलप करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में माना जाता है। और जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है तो चार्ज ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को वो प्रोडक्शन चार्ज में डाला जाता है। देखिए फैक्ट्री में जितना भी आपका चार्ज है, सर्विसेबल चार्ज है, वो प्रोडक्शन में डिपार्टमेंट में डाला जाता है। और डेवलपमेंट चार्ज भी एक ऐसा चार्ज है तो आपका फैक्ट्री का डेवलप कंडीशन में जाता है तो उसका भी जो चार्ज लगता है तो वो प्रोडक्शन शॉप में ही आपको निकल दिया जाता है। क्योंकि जो वो फेल भी होता है तो आपको लॉस माना जाता है, उसको भी निकलना पड़ेगा। आपके मान के चलो प्रॉफिट ही है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसलिए जो उसको भी जो चार्ज है उसको सेपरेट रखा जाता है और वो चार्ज आपको प्रोडक्शन सेक्शन में प्रैक्टिकली डाला जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पूछा है कि जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है उसको जो आप प्रोडक्शन में डालने के लिए मान के चलो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आपका बहुत ज़्यादा मतलब हो गया, मान के चलो एक अमाउंट हो गया, हाई वैल्यू अमाउंट हो गया, तो आपको तो उस टाइम में जो आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। देखिए मान के चलो आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में ये आता है कि आपका मेन प्रोडक्ट हो गया, उसके साथ साथ आपका कुछ ऑब्जुलरी एक्सपेंडिचर भी है, ठीक है। एक डेवलपमेंट करने टाइम में उसका ऑब्जुलरी एक्सपेंडिचर, उसमें आपको वर्कर लगा है तो वर्कर का कुछ ऑब्जुलरी है ना, तो जो वो भी जो एक्सपेंडिचर है उसको आपको मतलब कहाँ से काउंट करना पड़ेगा, प्रोडक्शन शॉप में काउंट करना पड़ेगा। जो वो जो अमाउंट है आप कैसे प्रोडक्शन सेक्शन में डालते हैं, ठीक है। तो उसका जो एक सब्सिक्वेंट ईयर में डालते हैं, उसका जब ज़्यादा एक हाई वैल्यू अमाउंट होता है इन द सब्सिक्वेंट ईयर ऑफ 7 ईयर्स, ठीक है, और ओनली 5 नेक्स्ट 5 ईयर और ओनली कॉन्करेंट ईयर। देखिए चार्ज ऑफ डेवलपमेंट इन द सब्सिक्वेंट ऑफ 7 ईयर्स, ठीक है। आपका जो मैक्सिमम 7 ईयर है, आपका ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि आपका जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर चार्ज है मैक्सिमम कितना साल तक है, मैक्सिमम 7 ईयर तक आप वो एक्सपेंडिचर को क्लोज कर सकते हैं। और उसमें आपका कैसे करते हैं, सब्सिक्वेंट ईयर में करता है, ठीक है। और जो ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर चार्ज जो ये आता है ये फिक्स्ड ओवरहेड में आ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। देन 7 नंबर क्वेश्चन है, विथ द ऑनलाइन पीपीसी सिस्टम द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। देखिए ऑनलाइन पीपीसी सिस्टम, पहले पीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, प्रोडक्शन प्राइस्ड कंट्रोल सिस्टम। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है, ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम है, प्राइस्ड प्रोडक्शन प्राइस्ड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो विथ द ऑनलाइन पीपीसी सिस्टम द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है। तो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो ऑनलाइन पीपीसी सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। देखिए ऑनलाइन हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्या होता है, कोई भी सामान जब आता है तब जब हम एमआईएस बनता है, ठीक है। एमआईएस के बाद वो रिसिप्ट बनता है, ठीक है। स्टोर रिसिप्ट वाला रिसिप्ट करता है, रिसिप्ट के बाद इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन के बाद वो रिसिप्ट बाउचर बनता है। जब रिसिप्ट बाउचर वो स्टॉक में जाता है, ठीक है। तो स्टॉक वाला क्या करता है, जब डिमांड और रिटर्न के साथ वो बिन कार्ड बनाता है, ठीक है। तो जो बिन कार्ड में ओनली क्वांटिटी रखता है उसको वो बिन बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपका मैनुअली बिन बैलेंस। तो उसके लिए आपका एक बिन बैलेंस के लिए आपको एक पीएसएल बनता है, ठीक है। तो एक पीएसएल हो गया। पीएसएल बैलेंस मतलब क्या है, जब आपका बिन बैलेंस में आपका जितना क्वांटिटी आप बैलेंस रखते हैं तो उस लेवल पे पीएसएल में भी चढ़ जाता है, वो कंप्यूटर में उसको एक लेवल में चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो जब वो बिन बैलेंस में पहले आपका समझ में आ गया बिन बैलेंस और पीएसएल बैलेंस समझ में आ गया। देन ये बोला है कि आपका इंडियन ऑर्डिनेंस से कैसे सिस्टम करते हो। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पीएसएल बैलेंस एंड बिन बैलेंस मस्ट बी सेम एट एनी मोमेंट है। तो एनी मोमेंट में आप पीएसएल बैलेंस एंड आपका पीपीसी सिस्टम में आपका एनी मोमेंट में पीएसएल बैलेंस एंड बिन बैलेंस एट एनी मोमेंट में सेम रहेगा, एट एनी मोमेंट बोला है, ठीक है, सेम रहेगा। ये है ऑप्शन बी में दिया है कि पीएसएल एंड बिन बैलेंस कैन नेवर सेम एट गिवन मोमेंट एज ए डॉक्यूमेंट पोस्टेड ऑफ ईच इज विल बी डिफरेंट। तो ये जो पीएसएल एंड बिन बैलेंस होगा कैन नेवर बी सेम, ये कभी भी सेम नहीं होगा। तो पीएसएल बैलेंस विल बी लेगिंग बिहाइंड द बिन बैलेंस टिल द डॉक्यूमेंट ऑफ पोस्टेड, ठीक है। लेगिंग बिहाइंड मतलब क्या है कि आपका बिन बैलेंस, लेगिंग बिहाइंड मतलब जैसे कि बिन बैलेंस जैसे जाता है उसका पीछे आपका पीएसएल बैलेंस चढ़ता है, ठीक है। उस हिसाब
हिसाब से वो काम करता है। नहीं, बीन बैलेंस विल बी लेगिंग बिहाइंड द पीएसएल बैलेंस, ना बीन बैलेंस जो है वो लेगिंग बिहाइंड द पीएसएल बैलेंस, पीएसएल बैलेंस का पीछे पीछे बीन बैलेंस काम करता है। वो कैसे सिस्टम है, देखिए हमारा फैक्ट्री में बीन बैलेंस तो आपको पता हो गया। तो जो बीन बैलेंस क्वांटिटी है, तो बीन बैलेंस आपको जब आप मैनुअल में पहले जब सिस्टम है, ये एक सिस्टम अनएक्सपेक्टेड सिस्टम है, पहले आपका जो सामान होगा रिसिप्ट होने के बाद वो बीन बैलेंस एंट्री होता है मैनुअल में, उसके बाद आपका प्रोडक्ट मतलब सिस्टम में चढ़ता है, ठीक है। तो बीन बैलेंस का पीछे पीछे लेगिंग बिहाइंड द पीएसएल, तो बीन बैलेंस आपका पहले चढ़ेगा, बीन बैलेंस के बाद आपका पीएसएल में चढ़ता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीएसएल बैलेंस विल बी लेगिंग बिहाइंड द बीन बैलेंस। तो बीन बैलेंस का पीछे पीछे ये आपका पीएसएल बैलेंस चढ़ता है, ठीक है। तो पीएसएल बैलेंस और बीन बैलेंस ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। आपका डी 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि वैगन्स कैन नॉट बी ओपन। वैगन्स मतलब क्या है, वैगन्स मतलब आपका हो गया कि आपका जब रेलवे का जो बगी बोलते हैं वो हो गया वैगन्स, ठीक है। तो जो रेलवे का बगी है उसमें आप कैन नॉट ओपन, आप ओपन नहीं कर सकते। कब, किस कंडीशन में आप ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। तो कब किस कंडीशन में ओपन नहीं करते हैं, मान के चलो आपका विथआउट गुड्स क्लर्क बीइंग विटनेस, एक विटनेस जब तक आपका कोई भी गुड्स क्लर्क का विटनेस नहीं होगा तब तक नहीं खोलेंगे ना। आपका विथआउट सिक्योरिटी ऑफिसर का विथआउट सिक्योरिटी ऑफिसर में आप ओपन नहीं कर सकते, और विथआउट पुलिस कांस्टेबल ना, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ए में क्या पूछा है कि आप बताइए विथआउट गुड्स क्लर्क, आपका गुड्स क्लर्क का कोई भी गुड्स क्लर्क का जब विटनेस नहीं रहेगा मतलब उसके सामने में ही आपको वो उसको खोलना पड़ेगा, ठीक है, ओपन करना पड़ेगा। किसके सामने, आपका गुड्स क्लर्क जो है, गुड्स क्लर्क का विटनेस रहेगा, उसका सामने ही आपको खोलना पड़ेगा कि आपका सामान कितना है, क्या है, कैसे पता चलेगा। तो कोई तो उनका जो गुड्स क्लर्क है तो उसके लिए वो जिम्मेदार है, तो ठीक है। तो इसलिए उसका विटनेस में आप सामान ओपन कर सकते हैं, ठीक है, बिना इसमें नहीं कर सकते आप। देन 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका बीन कार्ड्स फॉर न्यू आइटम्स कैन बी ओपनड, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, बीन कार्ड्स फॉर न्यू आइटम्स, एक न्यू आइटम दिया है, ठीक है, न्यू आइटम को ओपन करना है, ठीक है। बीन कार्ड में एक न्यू आइटम को एंट्री करना है, तो आप कैसे एंट्री करेंगे, मान के चलो आपका जितना भी आपका डॉक्यूमेंट बिन कार्ड में है, कोई भी एक नया आइटम आ गया है, आपको बिन कार्ड में एंट्री करना है, तो उससे पहले आपका काम क्या बनता है, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया है बाय द गोडाउन कीपर एट हिज डिस्क्रिप्शन, और ऑप्शन बी में बाय द गोडाउन कीपर बट ऑन द रिटर्न एडवाइस ऑफ द स्टोर मैनेजर, और ऑप्शन सी में एच एंड व्हेन जीके मतलब गोडाउन कीपर फाइंड ए न्यू आइटम इन हिज स्टोर और नॉन ऑफ दिस। तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन ए क्या बोला है, बाय द गोडाउन कीपर एट हिज डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और बाय द गोडाउन कीपर बट ऑन द रिटर्न एडवाइस ऑफ स्टोर मैनेजर, स्टोर मैनेजर का रिटर्न एडवाइस में आप न्यू आइटम को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ना आपका मतलब न्यू आइटम आप देख लिए स्टोर में, आप एक गोडाउन कीपर है, आपका स्टोर में देख लिए कि आपका एक न्यू आइटम है, और उसके बाद आप देखेंगे हाँ न्यू आइटम आया, तो आप उसको ओपन कर दिए। नहीं, देखिए ओपन करने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट क्या है, आपका मैनेजमेंट रिटर्न एडवाइस में जब देता है तब आपको ये चीज़ खोलना है, ठीक है। तो बाय द गोडाउन कीपर बट ऑन द रिटर्न एडवाइस ऑफ स्टोर मैनेजर, ठीक है, जब रिटर्न एडवाइस ऑफ स्टोर मैनेजर का रिटर्न एडवाइस को बेस करके न्यू आइटम को बिन कार्ड में ओपन करना है, मतलब बिन कार्ड में एंट्री करना है, ठीक है। समझ में आ गया, आपका ऑप्शन बी होगा आंसर। देन ऑप्शन सी, ऑप्शन 10 नंबर क्वेश्चन का बोला है आपको, ठीक है। 10 नंबर में है इन द इंडियन ऑर्नेंस फैक्ट्री द टर्म ऑफ क्लास ए आइटम, ठीक है। देखिए क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, 3 टाइप का आइटम हमारा फैक्ट्री में है। क्लास ए हो गया आपका हाई वैल्यू आइटम, क्लास बी हो गया मीडियम वैल्यू आइटम, क्लास सी हो गया लो वैल्यू आइटम, ठीक
ठीक है। जैसे कि वैल्यू बढ़ेगा तो आपका क्वांटिटी कम होगा, क्लास ए का वैल्यू बढ़ा तो उसका क्वांटिटी कम है, मीडियम वैल्यू थोड़ा कम है तो उसका क्वांटिटी ज़्यादा है, और क्लास सी में आपका वैल्यू कम है तो क्वांटिटी और ज़्यादा है, ठीक है। तो इस टाइप का आपका है। तो इस सिस्टम में तो ये क्लास ए आइटम स्टैंड्स फॉर, क्लास ए जो आइटम क्या दर्शाता है, क्लास ए आइटम मतलब आपको क्या पता चलेगा कि क्लास ए आइटम मतलब किस को कौन कौन क्या क्या चीज़ क्लास ए आइटम में आता है, ठीक है। और क्लास बी क्लास सी ऐसे है। तो ये आपका ऑप्शन दिया है, 4 कंडीशन दिया है, उस कंडीशन को बेस करके आपको बताना पड़ेगा कि इस कंडीशन में कौन सा कंडीशन क्लास ए का आइटम है। आपका पास्ट ईयर में लिस्ट ऑफ आइटम हुज वैल्यू, जिसका वैल्यू 70% ऑफ टोटल वैल्यू का आइटम का जितना है उसका 70% वैल्यू एक आइटम का होगा तो वो क्लास ए आइटम में आएगा। सेकेंड में लिस्ट ऑफ आइटम हुज वैल्यू 70% ऑफ टोटल स्टॉक वैल्यू, आपका टोटल स्टॉक वैल्यू जितना है उसका 70% है। ऑप्शन सी में दिया है लिस्ट ऑफ आइटम हुज वैल्यू 70% ऑफ टोटल डायरेक्ट आइटम्स कंज्यूम्ड इन द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर मतलब पास्ट ईयर में, पास्ट ईयर में आपका जितना भी डायरेक्ट आइटम है कंज्यूम किए हैं, डायरेक्ट आइटम का 70% है, ठीक है। ये ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी है लिस्ट ऑफ आइटम्स हुज वैल्यू 70% ऑफ टोटल इनडायरेक्ट आइटम्स कंज्यूम टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। इनडायरेक्ट आइटम जितना आप कंज्यूम किए हैं प्रीवियस ईयर में उसका 70% है, ठीक है। तो देखिए इस कंडीशन में मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो क्लास ए वैल्यू है आपका प्रेजेंट कंडीशन में आपको देखा जाएगा कि आपका जो वैल्यू है टोटल कॉस्ट आइटम का जो वैल्यू है उसका जो 70% है वो होगा आपका आंसर, ठीक है। तो आपका ये जो है कि टोटल स्टॉक वैल्यू 70% ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ वैल्यू हुज डायरेक्ट मटेरियल ये पूछा है, ठीक है। डायरेक्ट ओनली डायरेक्ट वैल्यू है, प्रीवियस ईयर दिया है ओनली डायरेक्ट वैल्यू पूछा है तो ओनली डायरेक्ट आइटम का 70% है, ये भी नहीं होगा। और ये भी दिया है कि प्रीवियस ईयर का इनडायरेक्ट आइटम का 70% है, ये भी नहीं होगा। आपका जो ऑप्शन ए है ये एक्यूरेसी है, ठीक है, ये करेक्ट है। ये क्या है, आपका जो वैल्यू है, जो आइटम का जो क्लास ए आइटम का वैल्यू है वो टोटल वैल्यू का 70%, जितना आप वैल्यू कंज्यूम करते हैं उसका 70% को क्लास ए आइटम में गिनती किया जाता है, ठीक है। और ये पास्ट ईयर मतलब एक ईयर को कंसीडर किया है, एक ईयर को कंसीडर कर, आप पास्ट ईयर को कंसीडर कर सकते हैं, आप प्रेजेंट ईयर को कंसीडर कर सकते हैं, एक ईयर को कंसीडर करके वो आपका आइटम का कंज्यूम्ड वैल्यू कितना मतलब क्या है उसको काउंट किया जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 100% आंसर। देन 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, an ordnance factory placed following 4 IFD in the another ordnance factory, which of this is not a ligament of IFD, ठीक है। देखिए आपका इसमें ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन डिस्कशन कर दिए थे कि लेगिमेंट ऑफ आईएफडी, ठीक है। तो आईएफडी में कौन नहीं जाता है, अब ये ना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्लेस्ड फॉलोइंग आईएफडी अनदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री व्हिच ऑफ वन ऑफ दिस इज नॉट लेगिमेंट ऑफ आईएफडी। तो आपका नॉट लेगिमेंट ऑफ आईएफडी, आईएफडी में इसमें कौन सा चीज़ आपका आईएफडी में नहीं जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन ए सेल एमटी 125 mm, ब्रास रॉड और 25 mm एंड टूल सेटर एंड पेट्रोल। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर यहाँ, क्योंकि जो आपका आईएफडी आइटम मतलब क्या चीज़ आपको बताया था कि आईएफडी आइटम मतलब आपका कास्टिंग हो गया, ठीक है, फॉर्जिंग हो जाएगा, और नहीं तो एक कंपोनेंट है, ठीक है। ये आईएफडी आइटम में ये सब आता है, ठीक है। आईएफडी आइटम में आपका कास्टिंग हो गया, फॉर्जिंग हो गया, कोई भी कंपोनेंट हो गया। आप दूसरा फैक्ट्री से जब आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को जब ये डिमांड रहेगा, किस कंपोनेंट का डिमांड रहेगा और किस कास्टिंग का ज़रूरत है, वो आपको आईएफडी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको इस ऑप्शन में देखना है कास्टिंग, फॉर्जिंग, कंपोनेंट क्या क्या चीज़ है आपको ये देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये बोला कि सेल एमटी 125 mm। देखिए ये आपको एक कंपोनेंट में जा सकता है, एक कास्टिंग भी हो सकता है, लेकिन ये कंपोनेंट में आपको चला जाएगा। एक सेल एमटी चाहिए तो एक ये कंपोनेंट में चला जाएगा, ठीक है। ब्रास रॉड, ये आपका भी एक ब्रास रॉड मतलब ये आपका कास्टिंग और फॉर्जिंग में भी चला जाएगा ये, ठीक है। और पेट्रोल है, ये भी आपको एक चीज़ है। देखिए पेट्रोल क्या है
पेट्रोल को मान के चलो हमारा ऑनेस्ट फैक्ट्री में हमारे पास जितना भी पेट्रोल है, दूसरा फैक्ट्री को जब ज़रूरत होगा तो अब ये IFD भी जारी कर सकते हैं, ठीक है। IFD उस कंडीशन में भी जारी हो सकता है जब एक दूसरा फैक्ट्री को कुछ ज़रूरत होता है, तब आपका सिस्टर फैक्ट्री उसको हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी आपका ये हो जाएगा, तो ठीक है। लेकिन टूल सेटर मतलब एक आदमी है, ठीक है। एक आदमी के लिए आप IFD नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो IFD ये तीनों चीज़ के लिए बना सकते हैं, लेकिन एक टूल सेटर मतलब जो टूल सेटिंग करता है, ठीक है। मान के चलो आपका मशीन में CNC मशीन है, CNC मशीन में जो टूल सेट करेगा तो वो उसको भी टूल सेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। टूल सेटर एक आदमी है, उसको आप IFD आइटम में काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आपका एक्यूरेट आंसर टूल सेटर हो जाएगा ऑप्शन C, ठीक है। देन 11 नंबर क्वेश्चन के बाद 12 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कंडीशन है। 12 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा है आपको कि ए सप्लीमेंटरी वर्क ऑर्डर ड्राफ्ट है, ठीक है, शॉर्ट, ठीक है। आपका एक सप्लीमेंटरी वर्क ऑर्डर ड्राफ्ट है, उसका वैल्यू दिया है कि 5678, ठीक है। was issued to the WM of EM section on an ordnance factory of general machine shop to a same factory. This objected by an account office as correct approach should have the approved SWOD, ठीक है। आपका SWOD का एक वैल्यू दिया है 5678, तो इसका इशू करने के लिए आपका किसी का अप्रूवल ले सकते हैं, ठीक है। देखिए 5000 के अंदर में आपका जो WM है और DGM है, आपका सेक्शन का जो अथॉरिटी है DGM है, वो आपका ले सकता है, मतलब उनका जो 5000 का अंदर में वो कर सकता है। 5000 के एबव जितना भी अमाउंट आएगा वो आपका अप्रूवल GM का अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा D, GM का अप्रूवल, ठीक है। आपका ये मान के चलो 5000 आपका अंदर में हो जाएगा, तो आपका DGM आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन 30 नंबर क्वेश्चन है GMS have been authorized to sell a product of civil trade in this context under which of the following condition GM's action will be wrong। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। एक GMS है, ठीक है, जनरल मैनेजर का GMS हैव बीन ऑथोराइज ए सेल प्रोडक्ट, ठीक है। आपका जो जनरल मैनेजर है एक ऑथोराइज है टू सेल प्रोडक्ट ऑफ सिविल ट्रेड। सिविल ट्रेड को आप, सिविल ट्रेड मतलब प्राइवेट हो गए, ठीक है। प्राइवेट वाला को आपको एक GM का अथॉरिटी है, आपको कुछ सेल करना है, कुछ कंपोनेंट, कुछ फिनिश्ड कंपोनेंट हमारा फैक्ट्री में जो होता है, तो उसको हम सिविल ट्रेड को देने के लिए आपका GM का अथॉरिटी है, ठीक है। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन GM's एक्शन विल बी रॉन्ग। तो इसमें कुछ कंडीशन दिए हैं, 4 कंडीशन दिए हैं। इस कंडीशन में क्या मतलब कौन सा कंडीशन रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। GM का रॉन्ग हो सकता है, कौन सा कंडीशन इसमें GM का रॉन्ग हो सकता है, जब सेलिंग टाइम में, जब आप सेल करते हैं, ठीक है। आपका कोई भी एक प्रोडक्ट सेल करते हैं, सिविल ट्रेड को सेल करते हैं, ठीक है। ये याद रखना, सिविल ट्रेड को ये डिफाइन किया है। सिविल ट्रेड को जब आपका सेल करते हैं उस कंडीशन में, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या देखना पड़ता है, एक GM को क्या देखना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट है टू सेल गुड्स टू सिविल ट्रेड विथआउट रिसीविंग ऑफ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपको, जब आपको सिविल ट्रेड को कुछ गुड्स सेल करना है विथआउट रिसीविंग ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कोई भी आपको मतलब परमिशन लेने के लिए ज़रूरत नहीं है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन ए हो गया, ये बोल रहे हैं। देन ऑप्शन बी बता रहा है कि आपका टू सेल गुड्स ऑफ सिविल ट्रेड विथआउट रिसीविंग एडवांस पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। आपका सेल करना है, गुड्स सेल करना है सिविल ट्रेड को विथआउट रिसीविंग एडवांस पेमेंट। मान के चलो आपको सेल करना है, आप उससे एडवांस पेमेंट नहीं लेके आप उसको सेलिंग करना है, ठीक है। मान के चलो मैं आपको सेलिंग करता हूँ, ठीक है, और मैं एक GM हूँ, मैं प्राइवेट सिविल ट्रेड को और मैं सेलिंग करता हूँ कुछ सामान, ठीक है। मान के चलो उस सामान का वैल्यू है 50 लाख, ठीक है, 50 लाख का वैल्यू है, ठीक है, 50 लाख का वैल्यू है, ठीक है। आपका 50 लाख से वैल्यू है आपका सामान, ठीक है। आप सिविल ट्रेड को जब देते हैं तब आप बिना एडवांस रख के, आप पहले, आपको जब सामान देने से पहले आपको एडवांस रखना है कि नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन बी बता रहा है। ऑप्शन सी क्या बोलता है कि टू सेल गुड्स सिविल ट्रेड विथआउट रिकवरिंग फुल ओवरहेड, ठीक है।
आपका ओवरहेड जितना है उसका रिकवर बिना रिकवरी करके आपको सिविल ट्रेड को मतलब सेल कर सकते हैं। और सेल गुड्स ऑफ सिविल ट्रेड विदाउट गेटिंग टर्म ऑफ इंस्पेक्टेड बाय डीजीओ। डीजीओ को विदाउट इंस्पेक्टेड में भी आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को परमिशन बिना लेकर आप सेल कर सकता है, नहीं तो आपका फुल ओवरहेड को रिकवर नहीं करके भी आप कर सकते हैं, और डीजीओ का भी अप्रूवल नहीं लेके भी कर सकते हैं। इस कंडीशन है कि ना आपका कुछ आप सेल करते हैं तो आपको एडवांस पेमेंट लेके ही आपको सेल करना पड़ता है। तो आपका जो एक्यूरेट आंसर हो जाएगा बी। कोई भी सिविल ट्रेड को जब आप सामान सेल करते हैं तो आपका एडवांस रखना पड़ता है, ठीक है। तो एडवांस पेमेंट के बाद आपको सेल करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। और ये जो है ये तो जीएम का पावर में है, आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और फुल रिकवरी ये सब बिना भी कर सकता है, ठीक है। ये इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जब सिविल ट्रेड करते हैं तो आपको एडवांस लेना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो उसके बाद आप कुछ एक्शन नहीं ले सकते, इसलिए आपको कुछ एडवांस लेना पड़ता है, ठीक है। आपका आंसर वो ऑप्शन हो जाएगा बी। देन 14 नंबर क्वेश्चन है ए लेबर एस्टिमेटेड विल नॉट हैव। तो एक लेबर एस्टिमेट में क्या नहीं है, विल नॉट हैव क्या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्लास ऑफ लेबर, ऑपरेशन टाइम, जॉब रेट, ठीक है। तो एक लेबर एस्टिमेट एक स्टैंडर्ड एस्टिमेट में क्या रहता है, एक स्टैंडर्ड एस्टिमेट में कितना टाइप का आप ऑपरेशन है, ठीक है। पहले रहता है कि बेसिक टाइम रहता है, ठीक है। बेसिक टाइम मतलब क्या है, आपको टोटल ऑपरेशन करने के लिए क्या क्या मतलब कितना पूरा एक्यूरेट टाइम जो है वो हो गया आपका बेसिक टाइम, ठीक है। ऑपरेशन टाइम क्या रहता है, ऑपरेशन टाइम मतलब आपका बेसिक टाइम के साथ आप मान के चलो आप एक प्रोडक्ट कर रहे हैं, जब प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, उसमें आपको टूल ग्राइंडिंग करना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो आपको कुछ रेस्ट है। तो और जब बेसिक टाइम के साथ आपका जो रेस्ट का कुछ टाइम देते हैं तो बेसिक टाइम के साथ वो रेस्ट टाइम मिला के आपको हो जाता है ऑपरेशन टाइम, ठीक है। और ऑपरेशन टाइम के साथ आपका जब 25% आपका मैनेजमेंट देता है वो हो जाता है आपका टोटल टाइम। और ये टोटल टाइम बेस करके, ठीक है, टोटल टाइम को बेस करके आपका ग्रेड ऑफ स्किल, ठीक है, और ग्रेड ऑफ स्किल आप किस टाइप का वर्कर उस जॉब के लिए चाहिए, तो ग्रेड ऑफ स्किल, ये तीनों लेके आपका एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एस्टिमेटेड टाइम निकलता है, ठीक है, स्टैंडर्ड एस्टिमेटेड टाइम निकालता है। तो ये आपको क्वेश्चन आया है कि एक जो एस्टिमेट टाइम है, ठीक है, एक लेबर एस्टिमेट आप कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही एक लेबर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो लेबर एस्टिमेट में आपका क्या क्या देखना पड़ता है और उसमें क्या नहीं है, ठीक है। जब लेबर एब्स्ट्रैक्ट में देखिए बेसिक टाइम रहता है, ऑपरेशन टाइम रहता है, टोटल टाइम रहता है और ग्रेड ऑफ लेवल ये रहता है, ठीक है। तो देखिए ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, आपका ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन रहता है, ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या क्या ऑपरेशन होगा है, ठीक है। और मतलब ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन रहना जरूर है। तो ये आपका है, ठीक है, विल नॉट हैव बोला है तो ये आपका है, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। देन क्लास ऑफ लेबर मतलब ये कौन सा ग्रेड ऑफ स्किल में जाता है, वो भी आपको स्टैंडर्ड टाइम में आपको ये भी देखना पड़ता है कि ग्रेड ऑफ स्किल क्या है, मतलब उसके लिए क्या लेबर मतलब कौन सा लेबर चाहिए, तो क्लास ऑफ लेबर भी है। और आपका ऑपरेशन टाइम, और आपको मैं तो ऑपरेशन टाइम बता दिया हूँ कि बेसिक टाइम के साथ आपका कुछ रेस्ट अलाउंस मिलता है तो ऑपरेशन टाइम भी आपको निकलना पड़ता है एस्टिमेटेड में, ठीक है। और आपका जॉब रेट, देखिए जॉब रेट जो चीज़ है वो आपको यहाँ नहीं मिलता है, ठीक है। तो एस्टिमेट में आपका जॉब का रेट नहीं मिलता है, जो रेट है वो आपको मैनेजमेंट फिक्स करता है, ठीक है। ओनली आपको ये जो टाइम है बेसिक टाइम कितना है और आपका स्टैंडर्ड टाइम कितना है, ये सब जो चीज़ आपको एस्टिमेट में मिल जाता है। और एस्टिमेट को बेस करके और कस्टमर को देख के, कस्टमर और एस्टिमेट को बेस्ट करके आपका जो जॉब रेट निकालता है, और जो वो जॉब रेट आपका कौन निकालता है, मैनेजमेंट वो डिसाइड करता है आपका जॉब रेट कितना क्या रहेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जॉब रेट 100%, ठीक है। देन नेक्स्ट देखेंगे हम 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया है, यहाँ देखिए एक स्पॉट एस्टिमेट दिया है, ए स्पॉट एस्टिमेट इज मेड फॉर, एक स्पॉट एस्टिमेट आप
किस में आप एक स्पॉट एस्टिमेट यूज होता है। पहले स्पॉट एस्टिमेट मतलब क्या है, एक है रेगुलर एस्टिमेट, एक हो गया स्पॉट एस्टिमेट। कोई भी आप कैजुअल प्रोडक्ट बन रहा है, कोई आकस्मिक आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो और कम अमाउंट का मतलब एक है कैजुअल और पेटी आइटम, ठीक है, इसके लिए एक हम स्पॉट एस्टिमेट करते हैं। तो उस एस्टिमेट को हम बेसिक टाइम, ऑपरेशन टाइम ये सब कुछ नहीं देखते, उसमें बस आपको एक ऑथराइज मतलब एक अंदाज से, ठीक है, तो एक कैलकुलेशन करते हैं, वो कुछ स्पॉट एस्टिमेट बोलते हैं, ठीक है। जो स्पॉट एस्टिमेट इज मेड फॉर, स्पॉट एस्टिमेट किसके लिए होता है, पेटी एंड कैजुअल आइटम, ठीक है, पेटी एंड कैजुअल आइटम के लिए होता है। सिविल ट्रेड आइटम, स्पॉट बिल्डिंग ये नहीं है, और स्पॉट पेमेंट ऑफ परचेज केसेस ये नहीं है, हाँ, और स्पॉट होल्डिंग ऑपरेशन ये नहीं है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। देन 16 नंबर क्वेश्चन है नॉन रिकरिंग रिवीजन, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन एक बनता है, ठीक है। नॉन रिकरिंग रिवीजन एनआरआर में पूछेगा, एनआर में पूछेगा, नहीं तो एनआर का वैल्यू पूछेगा, एनआरएम का वैल्यू पूछेगा, और उसमें कुछ एक क्वेश्चन आता है, और एनआरआर एनआरएम को आपको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो एनआरआर देखिए, ए नॉन रिकरिंग रिवीजन, एनआरआर ऑफ रेट मीन्स ऑथराइजेशन ऑफ, एनआरआर मीन्स क्या है, ऑथराइजेशन क्या है, मीन्स क्या है, एक हो गया एडिशनल ऑपरेशन टाइम इन एस्टिमेटेड, एक एस्टिमेटेड है, एस्टिमेट में आप कुछ एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, तो जो एडिशन टाइम को आपको एनआरआर बोलते हैं, ठीक है। नहीं ना, एडिशनल ऑपरेशन टाइम इन ए वारंट, वारंट को कुछ एडिशनल टाइम का मतलब वारंट में आप कुछ टाइम एडिशन करते हैं और उसको एनआरआर बोलते हैं। ना एडिशन मनी इन वारंट, और ना वारंट में आपको कुछ मनी वांटेड है, मनी को एडिशन ऐड करने के बाद एनआरआर बोलते हैं। ना एडिशन ऑफ पीस वर्क प्रॉफिट, ना एडिशन ऑफ पीस वर्क प्रॉफिट। देखिए ये आपको 4 ऑप्शन दिया है, तो जो एनआरआर रिवीजन मीन्स वो पूछा है, उसका मीन्स, उसका मतलब क्या है, जो एनआरआर का मतलब क्या है, एनआरआर का मीन्स क्या है। देखिए एनआर को मैं बताया था, एनआरआर मीन्स एक लेबर ऑथराइजेशन। आपको जब एक मैन्युफैक्चरिंग वारंट है और एक मटेरियल वारंट है, जब मैन्युफैक्चरिंग वारंट में आपको कुछ ऑपरेशन चाहिए तो उसके लिए कुछ लेबर चार्ज चाहिए, लेबर रेट चाहिए, ठीक है। जो ऑपरेशन को ऐड करने के लिए आपको लेबर चार्ज का कुछ पेमेंट करना पड़ता है, कुछ पे चाहिए, कुछ पेमेंट करना पड़ता है, तो वो लेबर ऑपरेशन के लिए वो एनआरआर फंड यूज होता है। ये क्लियर है। देन ये क्वेश्चन है आपका, एनआरआर मीन्स ये हो गया। देन ऑथराइजेशन ऑफ, ये ऑथराइज क्या है, एनआरआर क्या ऑथराइज करता है, एडिशनल ऑपरेशन टाइम इन एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड में आपको कुछ एडिशन करना है, उसके लिए देखिए एक एस्टिमेट हो गया आपका, एस्टिमेटेड मतलब एक वारंट करने से पहले आपको कुछ स्टैंडर्ड एस्टिमेट बनाता है कि उसका ऑपरेशन ये है, लेबर ये है, वो हो गया, ठीक है। और एस्टिमेटेड में आपका रेट नहीं रहता है, मैं आपको बता दिया। और एस्टिमेट में मैं पिछले क्वेश्चन में मैं पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि बेसिक टाइम, ऑपरेशन टाइम ये सब रहता है। लेकिन एनआरआर का उसमें जिक्र नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो ओनली एंडिंग हो जाता है वारंट। जब वारंट का आ जाएगा तो उसके बाद उसका काम खत्म, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड एस्टिमेट का काम कितना तक रहता है, जब तक वारंट नहीं बनता है। मान के चलो वारंट बन गया है, तो वारंट के बाद उसके जब प्रोडक्शन का जब एडिशन करना है, रिप्लेस करना है, कोई भी कुछ भी होता है, तब वो वारंट में होता है, वो एस्टिमेट में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो ऑपरेशन टाइम इन एस्टिमेट दिया है, ये आपका एस्टिमेटेड में कुछ एडिशनल करना है, तो आपका एनआरआर का वैल्यू उसमें नहीं है। जो एनआरआर ओनली ऑथराइज फॉर आपका वारंट में कुछ ऑथराइज करना है, एडिशनल ऑपरेशन टाइम इन वारंट। वारंट में आपको कुछ ऑथराइज करते हैं, तो आपका ऑप्शन बी जो है उसका एनआरआर का मतलब है, एनआरआर का मीन्स मतलब है आपका वारंट में, मैन्युफैक्चरिंग वारंट में कुछ आप ऑपरेशन को ऐड करके कुछ लेबर जो निकलता है, ठीक है, लेबर जो चार्ज निकलता है वो एनआरआर हो गया, ठीक है। ये क्यों है, मान के चलो आप एस्टिमेट में आप ऐड किया है, तो दिक्कत क्या रहेगा। देखिए एक वारंट, एक कंडीशन, 2 कंडीशन आपके पास है, एक वारंट है और एक एस्टिमेट है, ठीक है। जब आप एस्टिमेट में करेंगे तो उसमें आपका क्या डिफरेंस है और वारंट में क्या डिफरेंस है। देखिए जब एस्टिमेट में आपको करना पड़ेगा तो पूरा रिव्यू करना पड़ेगा, पहले से आपको टाइम रिव्यू करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड करना। एक
ओनली ये एक ऑपरेशन आपको बताया है। जब टोटल ऑपरेशन आपको काउंट होगा तब आपका एस्टिमेटेड में वो काउंट आ जाएगा, लेकिन आप एक ऑपरेशन के लिए आप फिर से स्टैंडर्ड एस्टिमेट नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड एस्टिमेट करने के लिए आपको बहुत टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, कितना टाइम कंज्यूम होता है? 3 मंथ। ठीक है, 3 मंथ टाइम लेते हैं। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड एस्टिमेट बनाने के लिए आपको 3 मंथ टाइम लगता है। तो इसलिए एक ऑपरेशन ऐड करने के लिए आपको पहले से जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं करना पड़ेगा, आपको जो वारंट है वारंट में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझ में आ गया है एनआरआर क्या है। ठीक है, देन देखेंगे हम एनआरआर। इस टाइप का एनआरआर में जब आएगा ना, एनआरआर में भी आपका वारंट में ही होगा, आपका एस्टिमेट में कोई चेंजनेस नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको डाउट कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। देन 70 नंबर क्वेश्चन क्या होता है कि 70 नंबर है, व्हाइल पार्ट 1 ऑफ द सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर इज कॉमन टू ऑल फैक्ट्री, पार्ट 2 कंसिडर एज ए अनकॉमन, स्टिल देर इज समथिंग कॉमन एट इन इट एंड रिलेट्स टू द। देखिए, मैं आपको बताया था कि आप सिलेबस 1 एंड सिलेबस 2 है। सिलेबस 1 हर फैक्ट्री के लिए, एवरी फैक्ट्री के लिए वो सेम है, लेकिन आपका जो सिलेबस 2 है ये फैक्ट्री हिसाब से वो अलग अलग है, वो आउट एंड वर्क ऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो सिलेबस 1 है वो फैक्ट्री, ये फैक्ट्री के लिए सेम है, एंड सिलेबस 2 है ये आउट एंड वर्क है, ये फैक्ट्री लेवल पे सेम है। ठीक है, ये हर फैक्ट्री का अलग अलग है, ये सब फैक्ट्री के लिए सेम है। तो ये यहाँ पूछा है कि आपका ये जो दोनों है सिलेबस 1 एंड सिलेबस 2 में ये कौन सा पार्ट आपका कॉमन रहता है। ठीक है, कौन सा पार्ट ये आपका कॉमन मिलता है। व्हाइल पार्ट 1 ऑफ द सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर इज कॉमन। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस पार्ट 1 का कॉमन एट ऑल फैक्ट्री, पार्ट 2 इज कंसिडर एज अनकॉमन, स्टिल देर इज समथिंग कॉमन। स्टिल देर इज समथिंग कॉमन, इसका मतलब स्टिल देर इज समथिंग कॉमन मतलब आपका जो सिलेबस पार्ट 1 और सिलेबस पार्ट 2 ये दोनों का बीच में आपका कॉमन क्या है। ठीक है, इट रिलेट्स टू द। ठीक है, और जो ये जो कॉमन है ये किसको रिलेट करता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। देन आपका ऑप्शन क्या है, देखिए आपका जो वर्क ऑर्डर है ये कितना डिजिट है आपका, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना है कि आपका जो वर्क ऑर्डर है ये 9 डिजिट का है। ठीक है, ये आपका जो 2 डिजिट है ये आपका इंडेटर है। ठीक है, और ये जो आपका 5 है ये वर्क डिस्क्रिप्शन करता है, और ये जो है आपका सेक्शन अलर्ट करता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आपका एक है फिक्स्ड है, एक वेरिएबल है। ठीक है, एफओएच एक फिक्स्ड ओवरहेड है, एक वेरिएबल ओवरहेड है। तो आपका जो फिक्स है ये 1 to 9 सीरीज तक रहता है। हाँ, ठीक है, और ये जो वेरिएबल ओवरहेड है 9 to एबव। ठीक है, ये आपको क्लियर है। ठीक है, तो ये जो 1 to 9 है और 9 to एबव है, ये जो दोनों चीज़ है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएबल ये हर फैक्ट्री के लिए सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये हर फैक्ट्री के लिए तो सेम रहेगा ना, कि आप 01 में काम कर रहे हैं, मान के चलो आप कुछ रिपेयर काम कर रहे हैं, तो रिपेयर तो हर फैक्ट्री में हो रहा है, तो हर फैक्ट्री में रिपेयर होगा। ठीक है, तो ये रिपेयर रहेगा। और आपका आर्मी के लिए काम कर रहे हैं तो आप हर फैक्ट्री में, एवरी फैक्ट्री में आप मतलब चलो मैं आर्मी VFJ आर्मी के लिए काम कर रहा है तो 01 है, तो GCF आर्मी के लिए काम कर रहा है उसका तो 02 नहीं होगा ना, उसका भी 01 माना जाएगा। ठीक है, मान के चलो कोई भी फैक्ट्री में, मान के चलो हमारा कस्टमर आर्मी है तो हमारा जो कोड है सीरीज है वो उसके लिए जो सेम है, मान के आर्मी के लिए कितना है 90 है। ठीक है, 90 है, जो 90 है, और 85 आपका एयरफोर्स के लिए, 86 नेवी के लिए। ये जो कोड है ये सेम रहेगा हर फैक्ट्री में। आप सिलेबस 1 यूज कीजिए, आप सिलेबस 2 में भी कीजिए। सिलेबस 1 सिलेबस 2 में ये जो 2 चीज़ है, ये फर्स्ट जो 2 डिजिट है ये आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट 2 डिजिट को क्या बोलते हैं, डेफिनेशन ऑफ कस्टमर कोड। ठीक है, हमारा जो कस्टमर है, कस्टमर कोड का जो डेफिनेशन ऑफ कस्टमर कोड ये आपको किया जाता है। तो ये जो डेफिनेशन ऑफ कस्टमर कोड ये दोनों सिलेबस में आपका सेम है। ठीक है, आपको ये 100% आपको क्लियर होना चाहिए ये। ठीक है, तो कस्टमर कोड क्या है और कस्टमर कोड जो है ये आपको मैं बता दिया एग्जाम्पल करके। तो ये जो चीज़ है ये सेम रहता है। ठीक है, तो ये दोनों जगह में क्या कॉमन रहता है, ये आपका आंसर हो जाएगा डेफिनेशन ऑफ अ कस्टमर कोड। ठीक है, कस्टमर कोड का डेफिनेशन जो है वो सेम रहता है। और डिफरेंट क्या रहता है, ये ज़्यादातर डिफरेंस ये सब डिफरेंस रहता है, लेकिन ये जो है ना ये मस्ट भी डिफरेंट रहता है। ठीक है, सेक्शन, क्योंकि हर फैक्ट्री में सेक्शन अलग अलग है, सेक्शन अलग अलग काम करते हैं, तो ये जो फैक्ट्री है सेक्शन ये अलग हो जाता है। ठीक है, देन
18 नंबर क्वेश्चन, द नॉर्मल लाइफ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वारंट। ठीक है, तो यह एक क्वेश्चन आता है, एक नॉर्मल लाइफ एक मैक्सिमम लाइफ, तो ये दोनों में बराबर है। तो मतलब जितना भी बुक देखे आप मैक्सिमम वारंट का लाइफ जब पूछता है, ऐसे कोई भी बुक डेफिनाइट करके नहीं दिया है कि आपका जो मैक्सिमम पीरियड है वो आपका 12 मंथ है। ठीक है, आपका मैक्सिमम नॉर्मल लाइफ का पीरियड है 6 मंथ है, और आप एक्सटेंडेड कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल का और एक्सटेंडेड 1 साल के, मतलब एक बार आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ये दिया है। तो आपका जब क्वेश्चन आता है कि आपका नॉर्मल लाइफ ऑफ वारंट और मैक्सिमम लाइफ ऑफ वारंट, आपका ओनली आंसर होगा 6 मंथ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आपको जब आएगा तो आपका नॉर्मल पीरियड आएगा, तो नॉर्मल लाइफ और मैक्सिमम लाइफ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वारंट, मैन्युफैक्चरिंग वारंट का नॉर्मल एंड मैक्सिमम ये दोनों का वैल्यू आपका 6 मंथ रहेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे याद नहीं करना कि अब मैक्सिमम पूछा तो आप 6 मंथ को 12 मंथ कर दिए, नहीं, मैक्सिमम नॉर्मल ये दोनों चीज कंडीशन में आपका जो आंसर होगा ये 6 मंथ होगा। ठीक है, देन 19 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन आपको बताया है कि द कॉस्ट कार्ड विल गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉस्ट आइटम पर्टेनिंग टू। देखिए, कॉस्ट कार्ड, पहले कॉस्ट कार्ड आपको क्या होना पता होना चाहिए। कॉस्ट कार्ड क्या है, कॉस्ट कार्ड कौन ओपन करता है, कॉस्ट कार्ड ओपन करता है कौन करता है, एक अकाउंट ऑफिस का एक डिपार्टमेंट है, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, वो ओपन करता है। वो किस एग्नेस्ट में ओपन करता है, वो वारंट का एग्नेस्ट में ओपन करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि द कॉस्ट कार्ड विल गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ आइटम पर्टेनिंग टू। ठीक है, ये कॉस्ट कार्ड है। ठीक है, तो जो कॉस्ट कार्ड कौन ओपन करता है, अकाउंट ऑफिस ओपन करता है। ठीक है, और किसके लिए ओपन करता है, कॉस्ट कार्ड किसके लिए ओपन होता है, पहले कॉस्ट कार्ड ओपन होता है एक वारंट को कॉस्ट स्टडी करने के लिए। वारंट को मतलब एक आप जब वारंट बनता है एक एस्टिमेटेड वैल्यू बनता है, तो एस्टिमेटेड वैल्यू और जब वर्क काम करता है प्रोडक्शन में एक्चुअल वैल्यू, तो वो वर्क और आपका एक्चुअल वैल्यू और एक एस्टिमेटेड वैल्यू को वो कंपेयर करता है, क्वांटिटी कंपेयर करता है, और क्वांटिटी कंपेयर करने के साथ साथ वो भी अमाउंट भी देखता है। ठीक है, तो अमाउंट और आपका जो क्वांटिटी, ये दोनों चीज आपका कॉस्ट कार्ड में एंट्री करता है। कौन करता है, अकाउंट ऑफिस काम करता है। ये आपका क्वांटिटी है, ये अमाउंट है। और आपका क्या देखता है कॉस्ट कार्ड में, कॉस्ट कार्ड में आपका देखता है कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी आपका वारंट में कितना है। ठीक है, वारंट वाइज वो करता है, वारंट में टोटल क्वांटिटी कितना है, उससे आपका कितना, जो भी आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट कितना है, रिजेक्टेड कितना है, आपका टोटल कितना है, ये तीनों चीज मेंशन होता है। तो आपका जो एक्सेप्टेड क्वांटिटी जो होता है वो आपका PSL में चला जाता है, प्रोडक्शन लेजर कार्ड। ठीक है, प्रोडक्शन लेजर PLC में आपको प्रोडक्शन लेजर कार्ड में चला जाता है PLC। ठीक है, PLC प्रोडक्शन लेजर कार्ड, प्रोडक्शन लेजर कार्ड में आपका वैल्यू वो चला जाता है जो जितना आपका एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। देन ये क्वेश्चन पूछा है कि द कॉस्ट कार्ड विल गिव इंफॉर्मेशन, कॉस्ट कार्ड इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग, किस रिगार्डिंग देता है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ एन आइटम पर्टेनिंग टू। ठीक है, आप एक आइटम, ठीक है, एन एब्स्ट्रैक्ट बेसिस पे आप एक काम कर रहे हैं, उस बेस पे आप कॉस्ट कार्ड काम करता है। इंफॉर्मेशन ना एक वारंट वाइज आपका करता है, ना एक वर्कर, ना एक फाइनेंशियर, ना फाइनेंशियर, ये आपका आंसर हो जाएगा वारंट वाइज। तो ठीक है, एक वारंट में आपका कितना आइटम है तो उसको कंसिडर करता है, उसका अमाउंट और प्राइस क्या है, तो टोटल उसका रिगार्डिंग में, ठीक है, वो एक वारंट का रिगार्डिंग में आपका कॉस्ट कार्ड काम करता है। ठीक है, ये नो डाउट। देन नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कुड बी यूज्ड फॉर बुकिंग लेबर। ठीक है, देखिए लेबर का एक क्या है, लेबर के लिए आपका कौन कौन डॉक्यूमेंट यूज करता है और क्या है, इसका देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स कुड बी यूज्ड फॉर बुकिंग लेबर एग। ठीक है, लेबर एगनेस्ट वारंट, आपका एक लेबर को बुकिंग करना है तो आपका मतलब किस डॉक्यूमेंट यूज करते हैं। ठीक है, लेबर बुकिंग करना है। लेबर क्या है, आपका काम करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग वारंट में, मैन्युफैक्चरिंग वारंट को जो भी ऑपरेशन जो भी करता है उसके लिए जो भी हम वर्कर जो यूज होता है वो वर्कर को लेबर बोलते हैं, वो लेबर को हम पे करना पड़ता है।
तो लेबर को पे करने के लिए हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट हम रखते हैं, ठीक है। तो हमारा फैक्ट्री में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 2 टाइप का वर्कर रहता है, एक हो गया आपका डे वर्कर और एक हो गया पीस वर्कर। डे वर्कर में जनरली जो फैक्ट्री को सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो हो गया डे वर्कर, जो डायरेक्ट काम करते हैं वो हो गया पीस वर्कर, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो जब पीस वर्कर को आपको पेमेंट देना है तो आप किस बेस पे देते? पीस वर्कर कार्ड पर बेसिस पे देते कि आपका 1 मंथ में इतना आप काम कर दिए, तो उस बेस पे आपका जो प्रोडक्शन सब आपको लिख के दी है कि आप इतना काम किए, तो पीस वर्क बेस पे आपको इतना अमाउंट मिलना चाहिए और इतना अमाउंट मिल जाता है। ये पीस वर्क का सिस्टम हो गया, ठीक है, पीस वर्कर का। और डे वर्कर का सिस्टम कैसे? डे वर्कर के लिए एक काम के लिए एंगेज रहता है, ठीक है। तो भाई पावर वाटर के लिए एंगेज है, तो एक काम पे पूरा मंथली एंगेज होता है, तो उसके लिए एक एलोकेशन शीट बनता है। वो एलोकेशन शीट में वो प्रोवाइड करता है कि इस काम में बंदा ये एंगेज है और उस हिसाब से वो पैसा देता है, ठीक है। तो आपका जो एलोकेशन शीट हो गया आपका पीस वर्क कार्ड हो गया, ठीक है। ये जो देखिए एलोकेशन शीट हो गया आपका डे वर्क के लिए और पीस डे वर्क कार्ड, और ये हो गया आपका पीस के लिए, और ये पंचिंग मीडिया है, ठीक है। ये सब हम डॉक्यूमेंट यूज करते हैं बुकिंग के लिए। लेकिन जब ये तो एक पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, एक लेबर का ये जो हो गया आपका, जो ये एक पार्ट है, ठीक है, उसको देख के बनता है। लेकिन लेबर एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ है, इस लेबर एब्स्ट्रैक्ट में ये सब जो चीज़ है ये सब ऐड होके लेबर एब्स्ट्रैक्ट बनता है। तो जो आपका लेबर का जो वारंट वाइज, ठीक है, ये होता है लेबर एब्स्ट्रैक्ट।